हेलो एवरीवन, प्रवीण चौधरी यानी कि आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को तहे दिल से नमस्कार। सो फाइनली सीएसडब्ल्यूडी के एग्जाम जो है वो आपके सभी लोगों के अच्छे तरीके से हो चुके हैं और सभी लोगों की उम्मीदें यही हैं कि ये एग्जाम का रिजल्ट जो आपका आने वाला है अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर ये आपका ताबड़तोड़ आने वाला है और नए साल में नई खुशियां जो है वो आपको देने वाला है। गॉट द पॉइंट। लेकिन सर इसी के साथ में हमारा अगला जो सवाल है ये दिमाग में आना स्टार्ट हो जाता है, व्हाट अबाउट द सीएस एग्जीक्यूटिव। हमने सुना है कि सीएस एग्जीक्यूटिव की जो पढ़ाई होती है वो बोले काफी टफ होती है। जितनी मेहनत हमने सीएस डब्ल्यू में करी है उससे कहीं ज्यादा मेहनत जो है वो हमें सीएस एग्जीक्यूटिव में भी करनी पड़ेगी। सर हमने सुना है कि वहां पे कुछ ग्रुप वगैरह रहते हैं, हमने सुना है कि वहां पे जो सब्जेक्ट आपके होंगे वो सीएस डब्ल्यूडी के कंपैरिजन में दुगने होते हैं। सर एग्जैक्टली क्या होता है क्या नहीं होता है, उसको अप्रोच हमें किस तरीके से करना है, ये खाली टाइम पे जब हमारे पास में वक्त है सोचने के लिए तो हम क्यों ना उस चीज के बारे में जान लेते हैं और जान के उन सारी चीजों के बारे में सोच लेते हैं। बट इसके पहले कि आज का जो ये वीडियो है इस वीडियो से मैं आप लोगों को इन सारी चीजों के बारे में बताऊं, रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से कि सीएस कार्ड इंडिया के एफर्ट्स अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो को लाइक करने के बाद में अगर गलती से ऐसा हुआ है कि आपने अभी तक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है तो उसे भी प्रेस कर दीजिएगा और जो बाजू में बेल आइकन आपको दिया गया है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि अभी तक आप ये अच्छे से समझ चुके हैं कि सीएसडब्ल्यूडी पे जिस तरीके से सीएस कार्ड इंडिया आपकी उंगली थामे हुए था आखिरी पल तक, ऐसे ही सीएस एग्जीक्यूटिव में भी सीएस कार्ड इंडिया ही वो दोस्त आपका रहेगा जो कि पहले दिन से लेके आखिरी पल तक एग्जाम होने तक आपका हाथ जो है उसको छोड़ने वाला नहीं है। गॉट द पॉइंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दो चीजों के बारे में बात करते हैं कि सर ग्रुप 1 में क्या है और ग्रुप 2 के अंदर क्या है। सीएस एग्जीक्यूटिव जो कि सीएसडब्ल्यूटी के बाद में अगले वाला पड़ाव आपका है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने की ग्रेजुएशन करने के बाद में एग्जामिनेशन फीस जो कि 5,000 रुपए की होती है वो पे करने के बाद डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव में क्या कर लिया होगा, एडमिशन जो है वो ले लिया होगा। उनके लिए भी ये वीडियो क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। बहुत ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे ग्रुप को आप मॉड्यूल नाम भी दे सकते हो। पहला जो ग्रुप आपका है इसमें 1, 2, 3 और 4 सब्जेक्ट आपको दिए गए। सबसे पहला जो सब्जेक्ट आपका है उसका नाम है कंपनी लॉ। थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन जो है वो आपने लीगल एप्टीट्यूड में चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 3 दोनों में पढ़ा था, लेकिन वहां जो हमने पढ़ा था वो कह सकते हैं कि ट्रेलर का भी ट्रेलर था साहब। यहां पे जब आप बात करने जाओगे पूरा इलोबरेटिव है। कुल मिला के 100 मार्क का ये पूरा सब्जेक्ट आपको यहां पे दिया गया है जिसमें लॉ वही वापस से फॉलो हो रहा है कि इंडिविजुअली आपको यहां पे 40 मार्क्स लेके आने होंगे। 100 में से आपको 40 मार्क जो है वो आपको लेके आने होंगे, तभी आप ये सब्जेक्ट में क्या माने जाओगे, पास माने जाओगे। सर ये जो पेपर आपका रहने वाला है ये सब्जेक्टिव वाला पेपर आपका रहेगा, मतलब चीजों का आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, डिस्क्राइब करना पड़ेगा। ओहो सर पिछले 3-4 महीने से हमारी मेहनत जो है वो छूट चुकी है, अब तो बोले हमने लिखना जो है लगभग छोड़ ही दिया है। क्यों? एमसीक्यू बेस्ड पेपर था, उसमें भी टिक करना था कंप्यूटर पे जाके, अब हमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। लेकिन दोस्त जैसे कि मैं आपसे कहा कि सीएस कार्ड इंडिया आपके साथ में है तो चिंता करने की बिल्कुल भी बात नहीं है। राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो भी मैं आपसे करवा के लूंगा, लेकिन वो बात की बात है, पहले सब्जेक्ट के बारे में आप अच्छे से यहाँ पे समझ लीजिए। दूसरा जो सब्जेक्ट आपका यहाँ पे आता है नाम क्या है, टैक्स लॉ। आप अच्छे से जानते हैं इस चीज के बारे में, आपको टैक्स के देवता अपने सूरज सतीजा सर जो हैं वो बहुत ही अच्छे से बारीकी से एक एक चीज कि अगर आप एक इंडिविजुअल इंसान है तो आपको कितना टैक्स पे करना पड़ता है, अगर आप एक एचयूएफ बनाते हैं तो उसको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, कंपनी के ऊपर कितना टैक्स लगता है, पार्टनरशिप फॉर्म पे कितना टैक्स लगता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी पे कितना टैक्स लगता है, वगैरह 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 सारी की सारी बातें जो है वो आपको टैक्स लॉ में कवर करवा के दी जाएगी बाय सूरज सतीजा सर। गॉट द पॉइंट। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहां पे जो आपका सब्जेक्ट है ये आपका सब्जेक्टिव वाला नहीं है, बल्कि ये कौन सा रहेगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा, और या फिर कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल वाला रहेगा। वैसे लॉ ही है, क्यों, टैक्स लॉ सर, इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो है और जीएसटी वाला एक्ट जो, उसके बारे में बात यहां पे करी जाएगी। लेकिन यहां पे जो क्वेश्चन आपको आने वाले हैं वो एमसीक्यू बेस्ड आने वाले हैं। लेकिन हाँ एक बात और ध्यान से सुनिएगा, क्या सीएसडब्ल्यूटी में आपने कहा था कि वहां पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर किसी क्वेश्चन का जवाब आपको नहीं आता है और अगर आपने वहां पे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके भी 1, 2, 3, 4 किसी पे भी आपने टिक कर दिया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं थी। लेकिन यहां पे अगर मैं टैक्स लॉ के बारे में बात करता हूं तो क्या कहा गया,
आपका ये पेपर रहेगा एमसीक्यू बेस्ड प्रैक्टिकल वाला, जिसमें अगर आपने एक सवाल का जवाब गलत दे दिया तो नेगेटिव मार्किंग यहां पे रहेगी, मतलब एक गलत जवाब का 0.25 मार्क्स जो है वो आपके क्या हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। गॉट द पॉइंट। सर यहां पे भी आपको 40 मार्क जो है वो सिक्योर करने होंगे 100 में से। फिर इसके बाद में एक आपका आता है सब्जेक्ट, नाम दिया जाता है JIGL, शॉर्ट में बच्चे प्यार से इसको जिगल कहते हैं, ठीक है। ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ, लॉ का बेस। हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था बचपन में, अगर आपको ध्यान होगा तो, ठीक है। थोड़ा सा उसमें मैंने आपको सिविल रॉन्ग के बारे में, क्रिमिनल रॉन्ग के बारे में बताया था, लॉ ऑफ टॉर्ट के बारे में बताया था। बोले हाँ सर। ऐसे ही लॉज, बहुत सारे लॉज आपको यहाँ पे दिए गए हैं, 17 अलग अलग चैप्टर्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें जनरल लॉज के ऊपर और किसी भी लॉ को इंटरप्रीट कैसे किया जाना चाहिए उसके ऊपर आपको टॉपिक दिए गए। सर ये भी आपका सब्जेक्टिव रहेगा, लॉज यहाँ पे आपको दिए हुए। सर पूरा का पूरा सब्जेक्ट मिला के वापस से कितने मार्क का होगा, 100 मार्क का होगा, जिसमें से आपको 40 मार्क जो है इंडिविजुअली पास होने के लिए क्या करने पड़ेंगे, लाने पड़ेंगे। और फिर उसके बाद में सब्जेक्ट आपका आता है, नाम क्या है, SBEC, मतलब सेटिंग अप ऑफ द बिजनेस एंटिटीज एंड इट्स क्लोजर। किसी भी टाइप का बिजनेस एंटिटी, फॉर एग्जांपल सोल प्रोप्राइटर की बात कीजिए, फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप फॉर्म की बात कीजिए, फॉर एग्जांपल HUF की बात कीजिए, फॉर एग्जांपल कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर कंपनी या फिर LLP की बात कर लीजिए। सर उनको कैसे स्टार्ट किया जाता है, कैसे उसको बंद किया जाएगा, और जिस टाइम पे वो काम कर रही है उस टाइम पे कौन सी फॉर्मेलिटीज को वहां पे करना होगा, उन सब चीजों के बारे में आपको यहाँ पे दिया हुआ है। गॉट द पॉइंट। सर ये भी आपका क्या रहेगा, सब्जेक्टिव रहने वाला है सर, ये भी आपका सब्जेक्टिव रहेगा। यहां पे भी आपको प्रोसीजर वगैरह जो है वो आपको यहां पे दिए हुए हैं। और सर ये भी आपका 100 मार्क का होगा, जिसमें से कितने लेके आने हैं, 40। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, जैसा CSWD में कहा था कि यहां पे 4 पेपर 400 मार्क्स के होंगे, बट पास होने के लिए 160 नहीं, बल्कि आपको यहाँ 50% यानी कि 200 मार्क्स जो है वो आपको क्या करने पड़ेंगे, सिक्योर करने पड़ेंगे। यानी कि वही जो CSWD का फंडा था, आपको यहां इंडिविजुअली लेके आने हैं 40%, और एग्रीगेट की बात अगर की जाए, यानी कि चारों सब्जेक्ट्स को मिला के अगर बात की जाए, तो ये आपको लेके आने होंगे कितने, 50%। गॉट द पॉइंट, ठीक है सर। लेकिन हाँ, फिर इसके बाद में अगर मैं ग्रुप 2 के बारे में बात करूं तो मॉड्यूल नंबर 2, सही है, ध्यान से। यहां पे वापस से आपको 4 सब्जेक्ट दिए गए हैं। सब्जेक्ट नंबर 5 नाम है CMA, कॉस्ट, सॉरी नॉट कॉस्ट, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंट्स। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट नंबर 6 FSM, फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सर ये दोनों सब्जेक्ट जो हैं ये आपके प्रैक्टिकल वाले हैं, न्यूमेरिकल वाले हैं। ऑल्दो इसमें टेंशन लेने की बात बिल्कुल भी नहीं है, द रीजन बीइंग कि वापस से ये दोनों के दोनों पेपर जो है वो MCQ बेस्ड रहने वाले हैं। यानी कि 4 ऑप्शन आपको दिए हुए रहेंगे और उन पे आपको टिक करना रहेगा कि कौन सा आपका सही ऑप्शन वहां पे है। बट हाँ, यहां पे भी ध्यान दीजिएगा कि नेगेटिव मार्किंग जो है वो यहां पे है। कुल मिला के 3 पेपर ऐसे हैं जो कि आपके MCQ बेस्ड हैं। एक आपका ग्रुप 1 में आता है और दूसरा आपका ग्रुप 2 के अंदर 2 पेपर आपके ऐसे आते हैं जो कि यहाँ पे MCQ बेस्ड वाले रहने वाले। अच्छा, दूसरी बात सर, यहां पे भी आपको इंडिविजुअली 40 मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। फिर इसके बाद में प्रवीण सर के 2 सब्जेक्ट, जिसमें से एक का नाम है EBCL, मतलब सर इकोनॉमिक्स, बिजनेस एंड कमर्शियल वाले लॉस। दूसरा SLCM, सिक्योरिटीज लॉ एंड द कैपिटल मार्केट। सर अगर मैं EBCL के बारे में बात करूं तो ये भी और ये भी सब्जेक्टिव है, पूरे लॉस के बारे में बात की गई, इकोनॉमिक लॉ, बिजनेस वाले लॉ एंड कमर्शियल वाले लॉ, ठीक है। ये सब को लेके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, थोड़ा सा अपन ने कहां पे पढ़ा था, CSWD में पढ़ा था, वही वाली चीज यहां पे और इलॉबरेट करके आपको दे दी। फिर इसके बाद में अगर दो पार्टीज के बीच में कंपटीशन होती है तो उसके ऊपर लगने वाला जो कंपटीशन एक्ट है उसके बारे में भी यहां पे बातें आपको दे दी गई। गॉट द पॉइंट। फिर कमर्शियल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप मूवेबल प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो वो सारी चीजों के बारे में बातें जो है वो आपको यहाँ पे दे देगी। किसके अंदर, EBCL, इकोनॉमिक, बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ। और सर अगर मैं SLCM के बारे में बात करूं, सिक्योरिटीज लॉ, जितने भी इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट्स और ग्लोबल डिपॉजिट रिसिप्ट्स और इंडियन डिपॉजिट रिसिप्ट जो कि मार्केट में इशू की जाती हैं, आप सभी को पता है कि उनको रेगुलेट करने का काम कौन करता है, सेबी। क्या करके सर, अलग अलग टाइप के रेगुलेशंस वगैरह जो हैं उनको बना के। तो सेबी कौन से रेगुलेशंस बनाता है, कौन से रेगुलेशंस का मतलब क्या होता है, बायबैक के लिए अलग से रेगुलेशन, शेयर्स को इशू करने के लिए अलग से रेगुलेशन, शेयर्स को लिस्ट करवाने के लिए अलग से रेगुलेशन। तो ये सारी चीजों के बारे में बातें जो है वो अपन यहाँ पे करने वाले। सर यहां पे भी अगर आप देखोगे तो इसमें आपको 40 लाने हैं, इसमें आपको 40 लाने हैं। ये पेपर डिस्क्रिप्टिव, ये भी पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव, ये आपका MCQ वाला और ये भी आपका MCQ वाला।
वापस से 400 मार्क का आपका पूरा ये ग्रुप 2 है और इसमें से वापस आपको कितने लेके आने होंगे 200 मार्क्स, यानी कि इंडिविजुअली 40 और कलेक्टिवली यानी कि एग्रीगेट की बात अगर यहां पे की जाए तो पूरे 200 वाले मार्क्स 50%। ये समझ में आया? सर क्या ये पूरे 8 सब्जेक्ट एक साथ देने होते हैं या अलग अलग देने होते हैं? इसके बारे में अपन बात करेंगे, लेकिन ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये मैं आपको यहां पे बता देता हूं क्या है। सबसे पहली बात तो ये कि अभी जैसे मेरा अंदाजा ये है कि आपका जो रिजल्ट है ये जनवरी वाले महीने में ही आ जाएगा, अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर, ठीक है। फिर इसके बाद में अगर आपका एडमिशन सीएस एग्जीक्यूटिव में आईसीएसआई के पास में आप 31 ऑफ जैन 2022 तक करवाते हैं, लास्ट डेट आपकी क्या रहेगी 31 ऑफ जनवरी 2022, ठीक है। अगर आप यहां तक करवाते हैं तो आपके पास में यहां ऑप्शन आ जाएगा कि आप जून 2022 में, कब की बात रहेगी बेटा, जून 2022 में आप किसी भी एक ग्रुप का, चाहो तो ग्रुप 1 का एग्जाम आप दे सकते हो और चाहो तो ग्रुप 2 का एग्जाम जो है वो भी आप यहां पे दे सकते हैं। लेकिन क्या आप दोनों ग्रुप्स के एग्जाम दे सकते हैं क्या? आंसर क्या रहेगा? नहीं बेटा, आप यहां पे दोनों ग्रुप का एग्जाम जो है वो नहीं दे पाएंगे। आप यहां पे जून 2022 के अंदर किसी एक ग्रुप का एग्जाम जो है वही क्या कर पाओगे, दे पाओगे, ठीक है। सर फिर दूसरे ग्रुप का एग्जाम जो है वो अपने को कब देना होगा? तो ये ध्यान से सुनिएगा, जून के बाद में डायरेक्टली दिसंबर 2022 का आपका जो एग्जाम होगा, इसमें आप दूसरा जो भी ग्रुप आपने छोड़ा होगा उसका एग्जाम जो है वो आप यहां पे दे सकते हैं। ये समझ में आया? सर लेकिन एक सेकंड, यहां पे पॉइंट ऐसा आता है कि अगर मुझे दोनों के दोनों ग्रुप सीधा देने हो तो आप क्या करोगे? आप सीधा दिसंबर 2022 में ही जाके अपना एग्जाम जो है वो दोगे। बट ये मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा। से क्यों ऐसा? अरे भैया, जब आपको यहां पे ऑप्शन मिल रहा है कि आप अपने काम को, अपने बर्डन को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, तो दिमाग पे बिना मतलब में डबल बर्डन क्यों लेना? रोज 8 दिन लगातार जाके आपको पेपर देना पड़ेगा दिसंबर वाले महीने में, क्या ये सही रहेगा? आंसर इज नो सर। क्या करेंगे? जून वाले महीने में ही अपना जो सबसे पहले ग्रुप का एग्जाम है वो अपने को यहां पे देना है और उसके लिए प्रिपरेशन जो है वो अपने को करनी। सर एक बात बताओ, क्या जून में जब मेरा एग्जाम हो जाएगा ग्रुप 1 का, तो क्या ग्रुप 2 के लिए मुझे दोबारा से एडमिशन लेना पड़ेगा क्या? तो ये बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, 31 जनवरी को या उसके पहले जब आपका एडमिशन सीएस एग्जीक्यूटिव में होगा तो पूरे सीएस एग्जीक्यूटिव में आपका एडमिशन जो है वो हो चुका है। बट अब इसके बाद में आपको एग्जाम देना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जून में कौन से ग्रुप का एग्जाम आपको देना है और दिसंबर में कौन से ग्रुप का एग्जाम जो है वो आपको देना है। सर ये तो डायलेमा वाली बात हो गई, कौन सा ग्रुप जो है वो मुझे पहला देना चाहिए और कौन सा ग्रुप मुझे बाद में देना चाहिए, इसके बारे में कैसे समझ में आएगा? तो गाइज मैंने आपसे क्या कहा था कि सीएस कार्ड इंडिया और आपके प्रवीण सर हर दम हर सिचुएशन पे आपके दिमाग में ख्याल आने के पहले से ही आपके पास में अवेलेबल रहेंगे आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके दिमाग में जो सवाल यहां पे आ रहा है, क्या सवाल आ रहा है कि सर पहले मुझे ग्रुप 1 देना चाहिए और या फिर मुझे पहले सेकंड वाला जो ग्रुप है वो एग्जाम में देना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, क्या अगर मैं यहां पे जाके देखूंगा आपके आईसीएसआई ने क्या बताया, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, फिर इसके बाद में सब्जेक्ट नंबर 5, 6, 7 और 8। ये पहली बात। दूसरी बात, आपके आईसीएसआई ने कॉस्ट बोल रहा हूं वापस से, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग नाम का जो सब्जेक्ट है इसको ग्रुप 2 में डाला है और ग्रुप 1 में नहीं डाला है। सो क्यों ऐसा? एक काम और भी तो कर सकते थे कि इसको पूरे को उठा के आप सीएसडब्ल्यूटी में डाल देते। ऐसा क्यों नहीं किया सर आपने? ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि जब तक आपका बेस तैयार नहीं होगा क्या आप एडवांस वाली स्टडी कर पाएंगे क्या? आंसर इज नो सर। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है कि कहीं पे आपको ये सुनने को मिले, आपका सीनियर जो है वो आके आपसे कहे कि अरे सुन, जो ग्रुप 2 है ना उसको बोले पढ़ाई करने में टाइम कम लगता है, तो एक काम कर, पहले ग्रुप 2 की पढ़ाई कर ले, उसका एग्जाम दे दे और फिर ग्रुप 1 का दे देना। मैं कहूंगा बिल्कुल भी ये चक्रों में मत पड़ना मेरे भाई। जब तक के आपका बेस स्ट्रांग नहीं होगा तब तक के आप एडवांस लेवल की जो पढ़ाई है, सबसे पहली बात तो है कि उसको कम टाइम में आप कर ही नहीं पाओगे। क्यों सर? जब तक के आपको यह नहीं पता होगा कि कंपनी का मतलब क्या होता है, तब तक के आप लिस्टेड कंपनी के कंप्लायंसेस के बारे में कैसे पढ़ सकते हो, ये बताइए जरा एक बार।
सोचने की बात है, जब तक कि आपको यह नहीं पता होगा कंपनी लॉ के हिसाब से कि कंपनी का मतलब क्या होता है, क्या तब तक एसएलसीएम के हिसाब से एक लिस्टेड कंपनी को क्या क्या लॉ कंप्लायंस करने पड़ते हैं, कौन सा काम कौन से रेगुलेशन के हिसाब से करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, क्या आप उसके बारे में बात कर पाएंगे? क्या आंसर क्या है? सीधा सीधा नहीं सर, सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसीलिए बिना सोचे समझे अगर हमारे पास में दोनों ग्रुप्स की पढ़ाई करने का ऑप्शन होता तो अलग बात हो जाती, लेकिन चूंकि हमारे पास में जून 2022 में देने के लिए एक ही ग्रुप का ऑप्शन है, तो हम क्या करेंगे, पहले ग्रुप 1 की पढ़ाई करेंगे, उसका एग्जाम देंगे और फिर उसको पास करने के बाद में ग्रुप 2 जो आपका होगा, जिसका बेस आपका ऑलरेडी ग्रुप 1 में बन चुका है। अब इसके बाद में जब आप ग्रुप 2 की पढ़ाई करोगे तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा और वो आप दिसंबर में आराम से क्या कर पाओगे, एग्जाम को पास कर पाओगे। ये समझ में आया? बोले ठीक है सर। फिर इसके बाद में अगला एक बहुत बड़ा सवाल यहां पे आता है कि सर अब मुझे अपने सीएस की प्रिपरेशन, सीएस एग्जीक्यूटिव की प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कैसे करनी है? फिलहाल तो मेरे भाई रिलैक्स का टाइम चल रहा है, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है दिमाग में आपको बर्डन लेके चलना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आपका आ जाएगा तो ये ध्यान रखिएगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ये 4 महीने यानी कि आपके पास में कुल मिला के 120 डेज का टाइम है। डरने की बात नहीं है, लेकिन इस टाइम का हमें सही यूटिलाइजेशन करना है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है और इतने कम से कम टाइम को वेस्ट करके हमें यहां पे अपने ग्रुप को क्या करना है, पास करना। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे कि आईसीएसआई के पास में अपना रजिस्ट्रेशन बिना किसी डिले के 31 जनवरी के पहले पहले करवा लोगे। गाइस मैं आपको ये बता रहा हूं, अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर में आपका रिजल्ट आने वाला है। जैसे ही आपका रिजल्ट आता है आप अपना एडमिशन जो है वो क्या करेंगे, पक्का करवा लेंगे। फिर इसके बाद में आपको क्या करना है, 31 जनवरी के पहले पहले ही आपको अपनी वीडियो क्लासेस जो है सीएस कार्ड इंडिया के प्लेटफॉर्म से वो आपको ले लेनी है। सर ये कैसे लेंगे सर क्लासेस वगैरह, इसके बारे में जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो उसके अंदर डिटेल में सारी बातें जो है वो आपको बता दी जाएगी। लेकिन सर मेरे पापा मेरी मम्मी, कुछ बच्चों का ऐसा बोलना है कि मेरे पापा मेरी मम्मी या मेरे बड़े भैया या फिर बड़ी बहन जो है उनका ये बोलना है ऑनलाइन क्लासेस में मजा नहीं आता है, फेस टू फेस क्लासेस जो आपकी रहती हैं उसमें मजा रहता है। तो उन सभी लोगों से मैं ये वाली बात कहना चाहूंगा और इस बात को बहुत ही गौर से सुनिएगा, क्योंकि आपके बच्चे का करियर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या सर, फेस टू फेस वाली जो क्लासेस आपकी हुआ करती थी उसमें ना बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, जिसकी वजह से आज के दिन अगर बात की जाए तो पूरे के पूरे एजुकेशन इंडस्ट्री में, चाहे साइंस की बात कर लो, कॉमर्स की बात कर लो, आर्ट्स की बात कर लो, जो आपका ऑनलाइन क्लासेस है इसका बूम है सर। हर कोई बंदा ऑनलाइन क्लासेस ही करना चाह रहा है। कारण बता रहा हूं मैं आपको सीधा सीधा। सबसे पहला कारण फीस जो है वो आपकी यहां पे हाई है। सर फीस क्यों हाई रहती है फेस टू फेस क्लासेस की? क्योंकि फेस टू फेस क्लासेस में स्टूडेंट को बुलाना पड़ेगा, स्टूडेंट को सीट पे बैठाना पड़ेगा, एक कमरा जो है वो किराए पे लेना पड़ेगा, तो किससे निकालेगा, बच्चे से ही निकालना पड़ेगा। वहीं पे अगर मैं ऑनलाइन क्लासेस की बात करूं, कोई किराया लग नहीं रहा है, ना ही फर्नीचर का कॉस्ट लग रहा है, ना ही मेंटेनेंस लग रहा है, ना ही इलेक्ट्रिसिटी लग रही है। तो ऐसे केस में वो वाला जो कॉस्ट है वो वैसे ही गायब हो गया। यानी कि मम्मी पापा का जो खून पसीने का कमाया हुआ पैसा है वो बिना मतलब में कहीं और अपना क्या नहीं हो रहा है, वेस्ट जो है वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। सबसे पहली बात। दूसरे वाली बात जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, ट्रैवलिंग टाइम। क्लासेस आपकी रहती है 4 घंटे की, लेकिन वो 4 घंटे की फेस टू फेस क्लासेस करने के लिए जो ट्रैवलिंग करना पड़ता है वो 1 घंटे जाना 1 घंटे आना। पेट्रोल लगेगा वो अलग से, सिर्फ क्लासेस का फीस नहीं, जो पेट्रोल का खर्चा है वो लगेगा अलग से, एक्टिवा खरीद के देनी पड़ेगी वो वाला खर्चा आपका अलग से। और ट्रैवलिंग मेरे भाई, गलती से अगर बच्चा मुंबई में, पुणे में, बैंगलोर में, हैदराबाद में रहता होगा तो जहां मैं बाकी बच्चों के लिए 1 घंटे की बात कर रहा हूं, वहां पे ये वाले बच्चों के लिए 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, ये टाइम जो है पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। या फिर सर वो नुक्कड़ में एक बंदा है जो सीएस की पढ़ाई कर रहा था, सीए की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन बोले फिर बीच में छोड़ दिया, नहीं किया सर, ठीक है, और फिर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, उनके पास में क्लास करना पड़ेगा तो वो क्वालिटी आपको नहीं मिल पाती। फिर इसके बाद में तीसरा, सर बोले फैकल्टीज को डाउट्स पूछने थे, एक बार डाउट पूछा, दिमाग में समझ में नहीं आया, दोबारा पूछने गया तो उन्होंने आंखें दिखा के बात करी, तीसरी बार पूछा तो डांट के भगा दिया, निकले यहां से।
दिमाग है ही नहीं बोले तेरे पास में, एकदम मतलब ढे होके बैठा है, राइट। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर क्या करेंगे, मेरे पास में लेक्चर्स है, सर ने कोई टॉपिक पढ़ाया नहीं समझ में आया, रिवाइंड करेंगे फिर से देखेंगे, रिवाइंड करेंगे फिर से देखेंगे, कितनी बार, 1000 बार देख लो सर फिर भी समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जूम के ऊपर हमारे प्रवीण सर या जो भी फैकल्टीज आपकी हैं जूम के ऊपर आपके सामने बैठी होंगी, उसी टाइम पे आप अपना सवाल पूछोगे, सर ये वाले टॉपिक का मतलब मुझे समझ में नहीं आया, क्या आप दोबारा बता सकते हैं क्या कि इसका मतलब क्या होगा करके। आपने अपना डाउट वहां पे क्या किया, कई बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करी, वहां पे भी नहीं हुआ तो आपने जूम पे सॉल्व करने की कोशिश कर ली, सर लेकिन मैं तो रात को पढ़ाई। अच्छा, एक और सबसे वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर क्लासेस जब फेस टू फेस वाली आपकी रहती थी उसमें सुबह 7 बजे की क्लास है, आपको 7 बजे क्लास में पहुंचना पड़ेगा, अगर नहीं पहुंच पाए क्या वो क्लास को दोबारा देख पाएंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं सर। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के अंदर सर मैं तो नाइट बर्ड हूं सर, मैं रात को पढ़ाई करना पसंद करता हूं, दोपहर को पढ़ाई करना पसंद करता हूं, शाम को पढ़ाई करना पसंद करता हूं, आप अपने हिसाब से जब चाहे तब अपनी क्लासेस को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। सो दैट इज द एडवांटेज। अच्छा, उसके बाद में सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम जो आज के डेट में चल रहा है वो है ये वाला रिस्क। क्या सब बोले, पहले मैंने ज्यादा पैसे पे करके जो फेस टू फेस क्लासेस हैं वो लगा ली, अब ये नवंबर वाले जो बच्चे थे बेचारे, नवंबर 2021 वाले, उनके साथ में कांड हो गया ये वाला। क्या हुआ, कुछ बच्चों ने फेस टू फेस वाली क्लास लगाई, फीस जो ऑनलाइन क्लास की फीस होती है उससे डबल ट्रिपल फीस जो है वो उन्होंने वहां पे पे करी, और फिर उसके बाद में गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आ गया कि चूंकि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, साथ में ओमिक्रॉन नाम का मेहमान जो है वो फिर से एडअप यहाँ पे हो गया है, तो ऐसे केस में आप बोले घर पे ही बैठो, कोई क्लासेस वगैरह नहीं होंगी, तो अब क्या करना पड़ रहा है, वही क्लासेस ऑनलाइन वाली करनी पड़ रही है ज्यादा फीस में, जो कि कहीं और किसी दूसरे बच्चे ने एकदम कम फीस पे करके CS कार्ड इंडिया पे लगा लिया था। अब बेचारे जो नवंबर वाले बच्चे थे, जैसे ही यहाँ पे एक अनाउंसमेंट किया था बीच में, तो उसके लिए वापस से बच्चों का आया कि सर प्लीज हमको क्लासेस प्रोवाइड कर दीजिए, फीस ज्यादा पे नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारा पैसा वहां पे जा चुका है, और घर वाले अभी डांट रहे बोले उस चीज को लेकर। तो पहले अगर आपने डिसीजन प्रॉपर ले लिया तो ऐसे केस में आपका पैसा जो है क्या नहीं होगा, वेस्ट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट, टाइम क्लैश विद द अदर कमिटमेंट्स, ये सबसे बड़ा पंगा है मेरे भाई, जिसकी वजह से फेस टू फेस क्लासेस को ऑनलाइन क्लासेस ने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। सर कैसे, बच्चा कहता है कि अगर मैं CS कर रहा हूं, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो CS कर रहा है लेकिन CS के साथ में उसका BCom नहीं हो रहा है, या BCom हो चुका होगा तो MCom हो रहा होगा पोस्ट ग्रेजुएशन, और या फिर LLB कर रहा है भाई साहब। अब पॉइंट ये है कि भाई साहब LLB या फिर अगर आप MCom कर रहे होंगे या BCom कर रहे होंगे तो 90% कॉलेजेस के अंदर जाना जरूरी है, अटेंडेंस अगर आपका नहीं रहा तो आपको एग्जाम देने ही नहीं मिलेगा, या तो वो सेक्रीफाइस करो और या तो CS की पढ़ाई को सेक्रीफाइस करो। फेस टू फेस क्लास अगर आपके पास में हो रही है तो ऐसे केस में कोई और ऑप्शन आपके पास में बचता ही नहीं है कि कॉलेज जाने की वजह से अगर मैं किसी क्लास को नहीं कर पाया तो ऐसे केस में मैं उस क्लास को बाद में कर पाऊं, ये आपके पास में ऑप्शन ही नहीं होता है, राइट। और अगर ऑनलाइन वाली क्लासेस आपकी रही, कभी कॉलेज आपका आ जाता है तो ऐसे केस में आप कॉलेज कीजिए, फिर शाम को आके वही वाली क्लासेस को आप दोबारा से देख लीजिए अच्छे से। गॉट द पॉइंट। सर जॉब वाले सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जो बच्चे जॉब करते हैं, सर बोले परिवार को चलाने के लिए मुझे भी कंट्रीब्यूट करना पड़ता है और मैं भी जॉब कर रहा हूं सर, जॉब करनी पड़ रही है, अगर आप वो जॉब कर रहे हैं साथ में पढ़ाई करने की बात करते हैं, और अगर मैं फेस टू फेस क्लासेस करने की बात करूं तो नहीं कर पाएंगे, ये समझ में आया। सो दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ द फेस टू फेस क्लासेस। ये उन माँ बाप के लिए, उन बड़े भाई और बहनों के लिए जो ये नहीं समझ पाते हैं आज के टाइम पे कि ऑनलाइन क्लासेस जो है यही फ्यूचर है, और इसी के जरिए आपका पैसा, आपकी एनर्जी, आपका टाइम, आपके एफर्ट्स जो है वो बचेंगे और मैक्सिमम रिजल्ट जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। और रिजल्ट की बात अगर मैं करूं तो ऑलरेडी आप देख ही चुके कि CSWD में आपका प्रिपरेशन कैसे हुआ था, और अब आगे चल के जब रिजल्ट आएगा तब भी चीजें जो है वो एकदम क्लियर आपकी हो जाएगी। गॉट द पॉइंट। चलिए सर, फिर इसके बाद में टारगेट हमारा ये रहने वाला है कि 30 अप्रैल तक पूरा का पूरा सिलेबस ग्रुप 1 का जो होगा उसको पढ़ के कंप्लीट करना है। और फिर जैसे कि CSWT में अपने रिवीजन किया था वैसे ही यहां पे भी आपको 15 डेज का रिवीजन जो है वो करना है, और फिर उसके बाद में 7 डेज का मैराथन जो है आपके फाइनल एग्जाम्स के पहले आपको करना है, और फिर 1 जून 2022 से आपका वापस से घमासान वाला दिन जो है वो क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, यानी कि एग्जाम का टाइम जो है वो आपका स्टार्ट हो जाता है। सर इसकी डेट पहले से फिक्स है, एग्जीक्यूटिव के अंदर या प्रोफेशनल के अंदर आपका एग्जाम साल में 2 बार होता है, जून वाले महीने में 1 जून से स्टार्ट होगा, और दिसंबर वाले महीने में 21 दिसंबर से आपका एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है सर। अगला यहां पे सवाल आता है कि सर
सीएस एग्जीक्यूटिव को अगर हम एक ही अटेम्प्ट में पास करना चाहते हैं, जैसे कि सीएस डब्ल्यूटी हमारा होने वाला है, तो उसके लिए हमें कौन सी बातों को ध्यान रखना जरूरी होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से अपने दिमाग में रखिएगा। इसको मैं थोड़ा सा यहां छोटा कर देता हूं, क्योंकि मुझे आप लोगों को 5 चीजें जो है वो दिखानी है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस, अगर आप पहली बार में कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहते हैं, अगर आप पहले अटेम्प्ट में सीएस एग्जीक्यूटिव के एग्जाम को पास करना चाहते हैं, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आपकी हैं, उनमें से एक है, आपका नाम है कंसेप्ट क्लैरिटी। ध्यान से, दिस इज नॉट अ सिंपल बीकॉम और ग्रेजुएशन एग्जाम। यहां पे अगर देखा जाए, आपका कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है। आपको यह पता होना चाहिए कि पब्लिक कंपनी का मतलब क्या होता है, लिस्टेड कंपनी का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट कंपनी का मतलब क्या होता है, और तीनों एक ही चीज नहीं होती है मेरे भाई, तीनों में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है उस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। गॉट द पॉइंट। जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जब आप 11th-12th कर रहे थे, उस टाइम पे सर बोले हाँ हमने ये पढ़ा था, इसको बस ऐसे लिख दिया, हो गई बात खत्म। लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपके कंसेप्ट, लॉजिक कोई भी चीज के पीछे के, अगर वो आपके क्लियर हो जाते हैं, तो ऐसे केस में आप अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट को 100% सर्विस जो है वो सही प्रोवाइड कर पाएंगे, जिससे आपका और आपके क्लाइंट का दोनों का क्या होगा, ग्रोथ होगा। गॉट द पॉइंट। और ये ध्यान से सुनिएगा, यहां पे कुल मिला के मैं 5 पिलर्स की बात करूं। पहला कंसेप्ट क्लैरिटी, दूसरा आता है आपका कंसिस्टेंसी, दूसरा कंसिस्टेंसी, तीसरा आपका आता है जिसको नाम दिया जाता है रिवीजन, चौथा आपका आता है जिसको नाम दिया जाता है राइटिंग वाला प्रैक्टिस, और पांचवा जो है उसे नाम दिया जाता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट मतलब वक्त को क्या करना, वक्त को मैनेज करना। सर कंसेप्ट क्लैरिटी, आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियरली एकदम कंप्लीट होने चाहिए, अच्छे से। नींद में भी उठाकर आपको पूछा जाए कि बताओ बेटा इसका मतलब क्या होता है, आपको उसका जवाब जो है वो पता होना चाहिए। अगर कंपनी में ऐसा ऐसा हो गया, उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, उसका जवाब जो है आपको पता होना चाहिए। उसे क्या कहेंगे, कंसेप्ट क्लैरिटी। यानी कि चीजों को रटना नहीं, बल्कि चीजों को लॉजिक के साथ में समझना, उसे कहते हैं कंसेप्ट को क्लियर करना। दूसरा कंसिस्टेंसी, सर लगातार हिट करना, लगातार 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 पढ़ाई करना। ऐसा नहीं कि आज पढ़ा 7 घंटे के लिए, कल से लेके 6 दिन कुछ भी पढ़ाई नहीं करी, फिर उसके बाद में अगले दिन पढ़ लिया वापस से 7 घंटे के लिए, उसका कोई बेनिफिट नहीं है मेरे भाई। सुना होगा ना, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। फिर आगे वाली लाइन संस्कृत वाली मुझे नहीं आती, लेकिन क्या कहा गया कि अगर एक रस्सी पत्थर के ऊपर बार बार घसती है तो उस पर भी निशान कर देती है। एक बार जोर से खींच के मारोगे तो क्या निशान हो जाएगा क्या रस्सी से पत्थर के ऊपर? नहीं सर। लेकिन अगर वही धीरे 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 अगर वो घसते रहे तो उस पर निशान डाल देती है। कंसिस्टेंसी वेरी मच इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद में रिवीजन, एक ही चीज को बार बार सिस्टमेटिक तरीके से रिवाइज करना, ताकि आप वो चीज से क्या हो जाए, फैमिलियर हो जाए। सीएसडब्ल्यूडी में आपने करके देखा था, आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि जो चीज को पहली बार पढ़ने में आपको वक्त लगा था, उसी चीज को आखिरी बार जब आपने रिवाइज किया था 3 घंटे में पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज कर डाला था, राइट। और फिर उसके बाद में यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, सीएसडब्ल्यूडी में हमने ये नहीं किया था क्योंकि वहां पे एमसीक्यू बेस्ड था, बट यहां पे चूंकि आपके 5 पेपर डिस्क्रिप्टिव वाले हैं, तो राइटिंग प्रैक्टिस वेरी मच इंपॉर्टेंट। मेरा खुद का कोट है कि 1 क्वेश्चन एवरी डे कीप्स द फेलियर अवे। डॉक्टर के नाम पे आपने सुना होगा कि एन एप्पल एवरी डे कीप्स द डॉक्टर अवे। मैं यहां पे कहूंगा 1 राइटिंग प्रैक्टिस और राइटिंग प्रैक्टिस ऑफ 1 क्वेश्चन कीप्स द फेलियर अवे। गॉट द पॉइंट। और फिर उसके बाद में आता है आपका टाइम मैनेजमेंट। सर आपने शायद ग्रेजुएशन में अपने आप से ये कहा होगा, दोस्तों से कहा होगा, यार मतलब 3 घंटे में मेरा 80 मार्क का ही पेपर जो है वो सॉल्व हो पाया, पूरे 100 मार्क का पेपर में सॉल्व कर ही नहीं पाया। क्यों? लेंदी पेपर था, छूट गया बोले पेपर। गाइस ये बात ध्यान से सुनिएगा, कभी भी चाहे किसी भी कोर्स के पेपर की बात करो, अगर 3 घंटे का टाइम आपका दिया गया है तो पेपर बनाने वाले ने उसको इस हिसाब से बनाया होगा कि 2.5 घंटे में आपका पेपर जो है वो सॉल्व हो सकता है। सर तो टाइम जाता कहां पे? टाइम आप वेस्ट करते कैसे? आप पहले क्वेश्चन के लिए सोचते हैं, आप अपने रूम में देखते हैं कि मेरा दोस्त मेरे रूम में ही बैठा है, या मेरी कोई क्रश वहां पे रूम में बैठी है कि नहीं बैठी है। इसमें आपका टाइम आधा घंटा टाइम जो वो क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। और ये बहुत ध्यान से सुनिएगा कि सीएस कार्ड इंडिया जो है वो इन 5 चीजों को अपना पिलर मान के चलता है, अपना बेस मान के चलता है। और इसी बेस के बेसिस पे एक बहुत ही नायाब वाली चीज है जो कि सीएस कार्ड इंडिया ने 2020 में गुरुकुल के नाम से इसको लॉन्च किया। गुरुकुल क्लासेस।
क्या कहा सबसे पहली बात? सब बोले कंसेप्ट क्लैरिटी। कंसेप्ट क्लैरिटी कब आएगी? जब गुरुकुल क्लासेस में जो रेगुलर वाली क्लासेस आपको दी जा रही हैं, ये क्लासेस को आप क्या करने वाले हैं? अटेंड करने वाले। जैसे कि हमने CSWD में किया था। क्या किया था? रेगुलर क्लासेस को अटेंड किया, उसमें एक एक चीज को बारीकी से समझा कि इसमें ऐसा क्यों होता है, इसमें ऐसा क्यों होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा क्यों बोला गया, इस चीज के पीछे लॉजिक क्या था, वगैरह वगैरह वगैरह। फिर इसके बाद में दूसरा आता है आपका कंसिस्टेंसी, लगातार करना। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो गुरुकुल वाली क्लासेस हैं, इसके अंदर आपको डेली का स्टडी प्लानर जो है ये बनाकर मिलता है, जिसमें टारगेट आपके पास ये होता है कि आपके पास अगले 100 डेज हैं और ये 100 डेज के अंदर आपको अपनी रेगुलर क्लासेस जो है वो कंप्लीट करनी। याद है CSWD में आपको 30 डेज का प्लान जो है वो दिया गया था, वीडियोस के साथ में ये कहा गया था कि आपको ये वाला वीडियो इस दिन खत्म करना है, ये वाला वीडियो इस दिन खत्म करना है, एक दिन के अंदर आपको इतने वीडियोस को देखना है। तो वैसा स्टडी प्लानर जो है वो आपको यहाँ पे बना के मिलता है, ताकि आपका प्रॉपर तरीके से कंसिस्टेंसी के हिसाब से आपकी पढ़ाई जो है वो क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए। फिर इसके बाद में अगर मैं यहां पे बात करता हूं किसके बारे में? रिवीजन के बारे में। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। क्या आपको CS कार्ट इंडिया गुरुकुल क्लासेस के हिसाब से 5 बार 100 डेज के अंदर 5 बार आपके पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज करवा के देता है। कैसे? सबसे पहली बात, आपने रेगुलर वाली क्लासेस को किया, फिर उसके बाद में उसी सेम डे पे जो टॉपिक आज आपने पढ़ा होगा उसी के ऊपर आपका डाउट सॉल्विंग सेशन होता है जूम के ऊपर। जैसे CSWD में होता था तो वहां पे क्या होता था? अपने चीजों को वापस से रिवाइज कर ले। जब इंटरेक्शन वहां पे हुआ 1 to 1 तो वहां पे रिवाइज हो गया। फिर इसके बाद में जब आपका पूरा हफ्ता खत्म होगा तो पूरा हफ्ता खत्म होने पे आपका जो वीकली टेस्ट रहता है उसके अंदर एक तो आपका जो राइटिंग प्रैक्टिस है वो भी होता है, और साथ में अगर बात करोगे चीजों को रिवाइज करने की तो ऑब्वियस सी बात है कि जब संडे टू संडे आपका पेपर होने वाला होगा तो उसके पहले आप अपने टॉपिक को क्या करोगे? वापस से रिवाइज भी करोगे। और फिर चूंकि आप वहां पे राइटिंग प्रैक्टिस भी कर रहे हो, अपने पेपर को लिख भी रहे हो, तो आपको वहां पे जो टाइम पीरियड दिया जाता है कि आधे घंटे के अंदर आपको पेपर सॉल्व करना है, 1 घंटे के अंदर आपको 30 मार्क का पेपर सॉल्व करना है, तो वहां पे टाइम मैनेजमेंट का जो इशू है वो भी आपका क्या होता है? सिंपली रिजॉल्व हो जाता है। गॉट द पॉइंट? तो गुरुकुल क्लासेस के अंदर जहां पे आपको डेली स्टडी प्लान मिलता है, फिर उसके बाद में जूम डाउट सॉल्विंग सेशन जो है, जूम का DSS डाउट सॉल्विंग सेशन जो है ये आपके लिए रहता है। फिर इसके बाद में आपका वीकली टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है, और साथ में आपको यहां पे मेंटरशिप प्रोग्राम जो है वो आपको दिया जाता है, जिसके अंदर कहीं पे भी अगर रास्ते से भटक रहे होंगे, सर निब्बी गुस्सा हो गई है, बात नहीं कर रही है सर, उसकी वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूं, वगैरह वगैरह वगैरह, तो आपको मेंटरशिप प्रोग्राम जो है उसके अंदर चीजें वापस से आपके ट्रैक के ऊपर लाई जाती। और फिर उसके बाद में आपको दी जाती हैं बूस्टर वाली क्लासेस। सर ये क्या होती है? ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। जहां मैंने आपसे कहा कि राइटिंग प्रैक्टिस की बात की जाए तो बूस्टर क्लासेस में आपके प्रवीण सर, आपके सूरज सर, आपके पार्श्वी मैम, आपके अभिजीत सर आपको पूरा लिख लिख के बताते हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो इसका सही तरीके से आंसर जो वो क्या होना चाहिए, कहां कहां पे आप इंप्रूवमेंट जो है वो कर सकते हैं, और एक क्वेश्चन का जवाब जो वो कितने टाइम में आपको देना चाहिए। अगर 5 मार्क का क्वेश्चन रहा तो कितने टाइम में, अगर 6 मार्क का क्वेश्चन रहा तो कितने टाइम में, अगर 10 मार्क का क्वेश्चन रहा तो कितने टाइम में। गॉट द पॉइंट? तो इससे आपका टाइम मैनेजमेंट, राइटिंग प्रैक्टिस, रिवीजन, तीनों का जो इशू है वो क्या होता है? सिंपली रिजॉल्व होता है। खैर जो भी है, मेन पॉइंट ये है कि अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो आपको ये 5 बातों का ध्यान जो है ये यहां पे रखना कंपलसरी रहेगा। ये 5 बातों का ध्यान जो है इनको रखना कंपलसरी रहेगा। और मैं स्टडी पैटर्न के बारे में बात करूं, सर जैसा हमने CSWD में फॉलो किया था वही वाला यहां पे भी फॉलो करेंगे। सबसे पहले 30 अप्रैल तक पूरा स्टडी जो है वो कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद में अगले 15 दिन में हमें रिवीजन करना रहेगा, और अगले 7 दिनों के अंदर मैराथन जो है वो करना रहेगा। लेकिन जो फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं वो रहेगा कौन से वाला? ये वाला। कंसेप्ट क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी, रिवीजन, राइटिंग प्रैक्टिस एंड टाइम मैनेजमेंट, ये 5 चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर लगातार जैसे जैसे चीजें आपको बोली जाती है वैसा आप कर लेते हो, तो जैसे कि CSWD में आपका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, सेम वैसे ही CSExecutive में भी आपका ग्रुप जो होगा वो सिंपली पास हो जाएगा। गॉट द पॉइंट? दैट्स इट गाइस। ये 6 चीजों के बारे में ध्यान जो है वो आपको एग्जाम के लिए रखना है। आपको CSExecutive के अंदर एंट्री करने के पहले ये चीज को ध्यान में आपको रखना है, ताकि वहां पे भी सारी चीजें आपकी सॉर्ट आउट रहे। गॉट द पॉइंट? कोई और चीज को लेके अगर आपको डाउट होगा CSExecutive में, तो जो कमेंट सेक्शन आपको यहाँ पे इस वीडियो का दिया हुआ है वहां पे आप अपना डाउट जो है वो पूछिएगा। अगले वीडियो के अंदर मैं उन्हीं डाउट्स का जवाब जो है वो लेके आपके सामने आऊंगा।
मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।